वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक बहुत ही बढ़िया मूवी जिसका नाम है रेन मैन, जो कि 1988 में रिलीज हुई थी। बहुत ही जबरदस्त। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बंदरगाह दिखाया जाता है जहां हम चार्ली नाम के एक काफी बड़े कार डीलर को देखते हैं। और चार्ली बंदरगाह पर दोस्तों अपने 4 नए लैम्बोर्गिनी कार लेने के लिए आया होता है। असल में चार्ली ने ये कार्ड्स दूसरी कंट्री से बेचने के लिए मंगाई हुई है, पर वहीं पे एक बड़ी मुसीबत आ जाती है। जब कस्टम ऑफिसर्स सभी कार्स के पेपर्स को चेक कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किसी भी कार का पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनाया गया है, जिस वजह से होता यह है कि सभी ऑफिसर्स गाड़ियों को सीज्ड कर देते हैं। अब पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना गाड़ियों को ले जाने की परमिशन नहीं दी जाती। तो चार्ली ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है कि क्या करूं, क्योंकि चार्ली ने पहले ही सभी कस्टमर से गाड़ियों की डाउन पेमेंट ले ली थी। अब चार्ली को किसी भी तरह सही समय पर गाड़ियों को कस्टमर के पास पहुंचाना है, क्योंकि ऑलरेडी पैसे ले चुका है आधे। तो वो जल्दी से अपने ऑफिस पे आ जाता है। वह हम चार्ली की गर्लफ्रेंड सुसाना और चार्ली के बेस्ट फ्रेंड लेनी को भी देखते हैं। उधर सुसाना और लेनी, उनको बार बार कस्टमर्स के कॉल आ रहे होते हैं कि कहाँ है, गाड़ी तैयार है क्या। साथ ही चार्ली भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर मैं करूं क्या। तभी दोस्तों एक कस्टमर कॉल पर लेनी से कहता है कि मुझे जल्दी अपनी कार चाहिए, वरना तुम लोग मेरे पैसे वापस करो। मगर चार्ली के पास उसको देने के लिए पैसे भी नहीं होते हैं। लेकिन चार्ली कस्टमर्स को बेवकूफ बनाने में बड़ा माहिर होता है। हाँ दोस्तों, इसलिए वो उस कस्टमर से झूठ कह देता है कि अरे वो आपकी कार अभी 1-2 दिन में आ जाएगी आपके पास, और उसी के साथ हम आपको $5000 का डिस्काउंट भी देंगे। जिस पर वो कस्टमर खुशी खुशी चार्ली की बात मान लेता है कि कोई बात नहीं, $5000 का डिस्काउंट मिलेगा तो 2-4 दिन चलेंगे। मगर कस्टमर को ये नहीं पता ना कि चार्ली उसे बेवकूफ बना रहा है। फिर चार्ली वही कुछ दिनों के लिए शहर से दूर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पाम स्प्रिंग नाम की जगह पे जाने लगता है, जहाँ रास्ते में जाते समय सुसाना चार्ली से बड़ी नाराज हो जाती है, क्योंकि चार्ली को कस्टमर्स की कोई परवाह नहीं है। उसे तो बस अपने पैसों से मतलब होता है। इसीलिए सुसाना चार्ली से कहती है कि देखो, हमें ऐसी मुसीबत के समय पर भागना नहीं चाहिए, बल्कि हमें कस्टमर्स को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए कि ऐसा ऐसा हो गया है। लेकिन चार्ली उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता, और इसी बात पर चार्ली और सुसाना के बीच में हो जाती है बड़ी बहस। जिसके बाद चार्ली को लेनी का कॉल आता है, जो कि कॉल पर चार्ली को बताता है कि भाई, मुझे तुम्हारे पापा के लॉयर का कॉल आया था और लॉयर ने बताया कि तुम्हारे पापा की डेथ हो गई है। पर चार्ली को अपने पापा की मौत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ तक कि चार्ली की आंखों में आंसू का एक बूंद भी नहीं दिखता, बिल्कुल सूखा पड़ा है। मगर सुसाना चार्ली से कहती है कि अरे तुम कैसे हो यार, अपने बाप के मरने पर कम से कम झूठे आंसू तो बहा लो, उनकी फोटो पर हार चढ़ाने तो जा ही लो। तो अब अगले दिन चार्ली सुसाना के साथ अपने पापा के फ्यूनरल पर जा लेता है। वहाँ पे काफी सारे लोग चार्ली के पापा को श्रद्धांजलि देने के लिए आए होते हैं। साथ ही चार्ली भी बाकी लोगों की तरह सिर्फ हार चढ़ाने आया होता है, जैसे कि कोई पराया हो, और हार चढ़ाकर वो वापस से सुसाना के पास आ जाता है। थोड़े टाइम के बाद दोस्तों चार्ली सुसाना को अपने पापा के घर पे लेकर आ जाता है, जहाँ हम चार्ली के पापा की फेवरेट कार को देखते हैं, और उस कार का नाम ब्यूइक रोड मास्टर होता है। साथ ही बचपन में चार्ली को ये कार बड़ी ज्यादा पसंद थी दोस्तों। तो चार्ली और सुसाना घर के अंदर जाते हैं, और वहाँ सुसाना को घर में चार्ली और उसके डैड की एक बढ़िया सी फोटो मिलती है। लेकिन जब सुसाना वो फोटो चार्ली को दिखाती है तो वो देखकर अंदर से बड़ा गुस्सा हो जाता है, और गुस्से में चार्ली सुसाना को वो फोटो फेंकने के लिए कह देता है कि फेंको इसको। पता नहीं क्या बात है दोस्तों। तो सुसाना पूछती है, आखिर तुम अपने पापा से इतनी नफरत क्यों करते हो, क्या हो गया। तब चार्ली उसे बताता है कि तुम्हें पता है, काफी साल पहले 10th स्टैंडर्ड में मुझे बहुत ही अच्छे मार्क्स आए थे, तो इसी खुशी में मैं अपने पापा से वो कार चलाने की इजाजत मांगने लग गया। पर मैंने काफी जिद करी, पर पापा ने मुझे कार चलाने से मना कर दिया। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इसके बावजूद चार्ली चोरी चुपके वो कार लेकर अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाता है। मगर रास्ते में ही पुलिस चार्ली को कार के साथ पकड़ लेती है। असल में चार्ली के डैड ने अपनी कार के गुम हो जाने की कंप्लेंट लिखवा दी थी, इसीलिए पुलिस चोरी के जुर्म में चार्ली को अरेस्ट कर लेती है, और चार्ली को पूरे 2 दिन जेल में बिताने पड़ते हैं। और इसी बात पर चार्ली अपना घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। अब ये कहानी सुनने के बाद सुसाना को भी चार्ली से थोड़ा हमदर्दी होने लगती है। जिसके बाद दोस्तों अगली सुबह की बात है, चार्ली अपने डैड के लॉयर से प्रॉपर्टी की बात करने जाता है। असल में चार्ली को लगता है कि उसके डैड ने जाने के बाद पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम पर की होगी, लेकिन चार्ली को ये बात नहीं पता थी ना कि जल्दी उसको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि वहाँ लॉयर चार्ली को बताता है कि देखो, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे नाम पर सिर्फ वो ब्यूइक रोड मास्टर कार की है, और बाकी के पूरे $3 मिलियन की प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट के नाम पर। ये सुनते चार्ली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये क्या है, अरे खटारा कार का मैं क्या करूंगा। अब चार्ली लॉयर से पूछता है कि आखिर वो आदमी कौन है जिसके नाम $3 मिलियन किए गए हैं, बताओ मुझे। मगर चार्ली के कई बार पूछने के बाद भी उसका नाम नहीं बताता लॉयर। और फिर रात के समय चार्ली काफी निराश बैठा होता है। उसको लगता है कि उसके साथ बड़ा धोखा हुआ है, नाइंसाफी हुई है। सोचता है कि मेरे रहते मेरे पापा किसी दूसरे के नाम मेरी प्रॉपर्टी कैसे कर सकते हैं, वो तो मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी। इसीलिए चार्ली ठान लेता है कि वो उस आदमी का पता लगा कर रहेगा जिसके नाम प्रॉपर्टी हो रखी है, और फिर उससे प्रॉपर्टी छीनेगा। अगले दिन चार्ली कैसे न कैसे करके उस ट्रस्ट के बारे में पता लगा ही लेता है, जिसके मालिक का नाम है डॉक्टर ब्रेनर। और असल में दोस्तों डॉक्टर ब्रेनर
ब्रेनर एक मेंटल हॉस्पिटल चलाते हैं, जहां हॉस्पिटल में काफी सारे दिमागी मरीजों का इलाज किया जाता है। फिर जब चार्ली और सुसाना डॉक्टर ब्रेनर से मिलने हॉस्पिटल आते हैं ना, तो वहां उन्हें हर जगह सिर्फ मेंटल पेशेंट्स ही दिखाई दे रहे थे, जिनको देखकर सुसाना को पेशेंट्स की हालत पर बड़ा तरस आता है कि यार कैसी जिंदगी हो रखी है इन लोगों की। कुछ देर के बाद चार्ली डॉक्टर से मिलता है, तो वहाँ ब्रेनर उससे कहते हैं कि तुम्हारे पापा मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे और वो $3 मिलियन मुझे सिर्फ संभालने के लिए दिए गए हैं और उन पैसों का असली मालिक तो कोई और ही है। तो चार्ली उनसे पैसे के असली हकदार के बारे में पूछता है, लेकिन वो भी चार्ली को कुछ बताने से बिल्कुल मना कर देते हैं। मगर दोस्तों चार्ली इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था और वो डॉक्टर ब्रेनर से कहता है कि कानूनी तौर पर उन पैसों का मालिक तो मैं हूँ और इसीलिए अपने पैसे मैं लेकर ही रहूंगा। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। दूसरी ओर हम सुसाना को देखते हैं। जब सुसाना उसी रोड मास्टर कार में बैठी होती है, तभी वहाँ पे कार में रेमंड नाम का एक आदमी आकर बैठ जाता है। तो वहाँ रेमंड सुसाना से कहता है कि आज मंडे है और मैं ये कार सिर्फ सैटरडे को चलाता हूँ। साथ ही रेमंड बार बार यही बातें रिपीट करने लग जाता है, लेकिन सुसाना इसका मतलब नहीं समझ पाती। और इतने में दोस्तों उधर चार्ली आ जाता है, जहाँ रेमंड चार्ली से भी यही बात कहने लगता है। जिसके बाद चार्ली ऐसे रेमंड से उस कार के नाम के बारे में पूछता है, जिसपे रेमंड उसे कार के नाम के साथ साथ उस कार का मॉडल भी बता देता है, कि सुनकर चार्ली थोड़ा सरप्राइज होता है कि कैसे। फिर वो रेमंड से उसके घर का एड्रेस भी पूछता है और जब रेमंड उसे घर का एड्रेस बताता है तो चार्ली वो सुनकर और हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एड्रेस बिल्कुल चार्ली के डैड के घर का ही एड्रेस है, जिससे चार्ली को रेमंड पर काफी शक होने लगता है। उसी समय दोस्तों चार्ली रेमंड से उसकी मॉम का नाम भी पूछता है, तो रेमंड उसे अपनी मॉम का नाम एलेनोर बताता है और वो नाम किसी और का नहीं दोस्तों, बल्कि चार्ली की ही मॉम का नाम है। तो ये कैसे हो गया, बड़ी कंफ्यूजन हो गई। फिर चार्ली आगे डॉक्टर ब्रेनर से पूछता है आखिर ये आदमी है कौन और इसे मेरे परिवार के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता। तब डॉक्टर ब्रेनर चार्ली को बताते हैं कि तुम्हें पता है रेमंड तुम्हारा बड़ा भाई है और उन $3 मिलियन का असली मालिक भी वही है। ये जानने के बाद चार्ली सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसका बड़ा भाई इतने सालों तक कहाँ गायब था। फिर ब्रेनर चार्ली को बताते हैं, देखो कभी कभी कुछ इंसानों को बचपन से ही कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और उन्हीं में से एक रेमंड है, जिसके अंदर इमोशन नाम की कोई चीज नहीं है। और जब रेमंड 18 साल का हुआ था और तब इसी बीमारी के चलते तुम्हारे डैड ने रेमंड को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भेज दिया था। यहाँ तक कि रेमंड एक रोबोट की तरह अपनी जिंदगी जी रहा है। साथ ही रेमंड हर दिन अपना एक रूटीन फॉलो करता है, जैसे कि उसे कब खाना है, कब नहाना है, कब पढ़ना है और कब सोना है। ये सारी चीजें रेमंड की पहले से फिक्स होती हैं और वो सभी काम को बिल्कुल एग्जैक्ट समय पे करता है। रेमंड के बारे में ये सब जानने के बाद चार्ली रेमंड के कमरे में जाता है, जहाँ उसे कमरे में काफी सारी किताबें दिखती हैं और जैसे चार्ली एक किताब उठाता है ना, तो रेमंड तो काफी ज्यादा अंदर से घबरा जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी आदमी उसके सामान को हाथ लगाए। इसी वजह से रेमंड बड़ी टेंशन में अजीबोगरीब चीजें बड़बड़ाने लग जाता है कि तुम कौन हो, क्या कर रहे हो। अब रेमंड को ऐसे अजीब तरह से बिहेव करता देखकर चार्ली बड़ा शॉक हो जाता है कि ये तो बहुत ही गलत है। वो जल्दी से रेमंड की बुक को उसी जगह पे रख देता है जहाँ से उसने उठाई थी। साथ ही चार्ली रेमंड से अकेले में कुछ बात करने की सोचता है, पर रेमंड उसे ये कहकर मना कर देता है कि 27 मिनट के बाद टीवी पर मेरा फेवरेट शो आने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ बात करने नहीं जा सकता। तो चार्ली कहता है कि देखो तुम चिंता मत करो, हम लोग शो चालू होने से पहले वापस आ जाएंगे। और शो 27 मिनट के बाद चालू होने वाला था, इसी वजह से रेमंड चार्ली के साथ चला जाता है बात करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ चार्ली सुसाना से कहता है कि तुम कार लेकर हॉस्पिटल के बाहर मेरा इंतजार करना और मैं थोड़ी देर में रेमंड को अपने साथ लेकर वहाँ जाऊंगा। मगर सुसाना ये बात नहीं समझ पाती कि आखिर चार्ली रेमंड को अपने साथ क्यों लेकर जाना चाहता है। तो यहाँ अकेले में चार्ली रेमंड से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि हमारे डैड की मौत हो गई है, मर गए हैं वो। तो रेमंड उसे कहता है मुझे कुछ नहीं पता है। और यहाँ तक कि रेमंड को दोस्तों अपने डैड की मौत की खबर सुनकर जरा भी कोई दुख नहीं होता, जिससे साफ पता चलता है कि उसके अंदर जरा भी इमोशन नहीं है और सभी रिश्ते नाते रेमंड के लिए सिर्फ नाम के होते हैं। लेकिन चार्ली को भी रेमंड से नहीं बल्कि पैसों से मतलब है यार। दोनों एक तरफ से इमोशनलेस है और चार्ली ये बात बहुत ही अच्छे से जानता है कि रेमंड को बेसबॉल देखना बड़ा पसंद है, क्योंकि रेमंड के कमरे में बेसबॉल प्लेयर्स की फोटो थी। इसीलिए वो क्या करता है ना, रेमंड से कहता है कि भाई क्या तुम मेरे साथ अपने फेवरेट बेसबॉल प्लेयर को पिच पे देखने के लिए लॉस एंजलिस चलोगे। और चार्ली का घर भी लॉस एंजलिस में ही होता है, तो रेमंड उसके साथ चलने के लिए हो जाता है तैयार। मगर रेमंड को 2 घंटे के अंदर वापस भी लौटना था, क्योंकि वो अपने टाइम का पक्का है ना। फिर चार्ली रेमंड और सुसाना कार में बैठकर वहां से जाने लगते हैं और रास्ते में रेमंड हर तरफ बड़े घूर घूर कर देख रहा होता है, क्योंकि आज से पहले रेमंड ने बाहर की दुनिया देखी नहीं। जिसके बाद रात के समय वो सभी लोग एक होटल में रुकते हैं, जहाँ रेमंड होटल के कमरा देखकर पता नहीं फिर से घबरा जाता है। असल में उसको सिर्फ अपने कमरे में सोने की आदत है ना, इसी वजह से वो बाहर जब चीजों को देखता है तो डर जाता है। कहता है ये मेरा कमरा नहीं है, मुझे मेरा कमरा चाहिए। तो चार्ली और सुसाना फिर उसको शांत करते हैं, समझाते हैं और फिर चार्ली रेमंड को पढ़ने के लिए एक टेलीफोन डायरी भी देता है कि तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। अब थोड़े टाइम के बाद रेमंड का वो शो
आ जाता है, मतलब उसका टाइम हो जाता है, इसीलिए सीधे जाकर वो टीवी पे बैठ जाता है। साथ ही वो चार्ली से ये भी कहता है कि मैं शो देखते समय पिज्जा खाता हूँ। तो ये सुनकर चार्ली जो भी उसको चाहिए था वो ऑर्डर कर देता है। अब क्योंकि चार्ली रेमंड को अपने साथ लेकर आया है तो चार्ली को देखना पड़ेगा सब कुछ, जो भी उसको खाना पीना वगैरह होगा, इसीलिए वो उसकी बात को टालता नहीं, जो वो बोलता है कर देता है। तो रात में टेलीफोन डायरी पढ़ते पढ़ते रेमंड को चार्ली के कमरे से कुछ आवाजें आती है दोस्तों, और वो आवाजें सुनकर रेमंड चार्ली के कमरे में आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि चार्ली के कमरे का टीवी ऑन है, इसीलिए वो वहीं बैठकर टीवी देखने में लगा होता है। लेकिन उधर कमरे में चार्ली और सुसाना एक दूसरे के साथ थे, और जैसे ही चार्ली की नजर रेमंड पर पड़ती है तो वो जल्दी से रेमंड को कमरे से बाहर जाने के लिए कह देता है कि भाई क्या कर रहा है, बाहर जा। तो रेमंड भी उसकी बात मानकर कमरे से बाहर चला जाता है, क्योंकि रेमंड को तो फील ही नहीं हुआ ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके अंदर वो इमोशंस है ही नहीं। चार्ली इसके बाद रेमंड पर अकेले में काफी चिल्लाता भी है कि तुम्हें बिना परमिशन के मेरे रूम में नहीं आना, ठीक है, जब भी आओगे पूछ के आना। तो रेमंड भी कह देता है कि ठीक है। मगर वहीं सुसाना चार्ली को रेमंड पर चिल्लाते हुए देखकर गुस्सा हो जाती है कि तुम क्यों उस पे इस तरह टूट पड़ रहे हो, उसे नहीं पता तो नहीं पता, समझाओ ना प्यार से, और तुम्हारा बड़ा भाई है वो, इस तरह बातें करोगे क्या उससे। और देखो जब से रेमंड हमारे साथ आया है तब से तुम्हारे चेहरे पर मैंने एक बार भी खुशी नहीं देखी, पता नहीं क्या सोच रहे हो तुम। इसके बाद वो आगे कहती है कि एक बात बताओ, तुमने रेमंड को लॉस एंजलिस ले जाने के लिए डॉक्टर ब्रेनर्ड से इजाजत ली कि नहीं ली, बताओ, तुम बस पैसों के लिए रेमंड के साथ हो, है ना। तो चार्ली उसे गुस्से में कह देता है कि हाँ मैं सिर्फ पैसों के लिए रेमंड को अपने साथ लेकर आया हूँ, वरना मुझे उससे कोई मतलब नहीं, कोई परवाह नहीं है उसकी। और ये सुनकर सुसाना को भी क्लियर हो जाता है कि चार्ली के लिए पैसों से बड़ा कुछ नहीं है, और वो सोचती है कि यार ऐसे इंसान के साथ रहना तो ठीक नहीं है, इसीलिए वो भी गुस्से में चार्ली को छोड़कर चली जाती है। अगले दिन चार्ली और रेमंड एक रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के लिए बैठे होते हैं, लेकिन जब वेटर उनसे ऑर्डर लेने के लिए आता है तो वहाँ रेमंड राइटर का नाम देखते ही उसका फोन नंबर बता देता है। असल में पिछली रात रेमंड ने पूरी टेलीफोन डायरी पढ़ ली थी, इसलिए उसे सबके नंबर याद हो जाते हैं। और ये देखकर तो चार्ली बड़ा शॉक होता है, क्योंकि एक रात में टेलीफोन डायरी याद करना कोई नॉर्मल इंसान के बस की बात तो है नहीं। तब रेमंड चार्ली से कहता है कि मुझे खाने में पैनकेक और एक सिरप चाहिए, लेकिन दोस्तों उस रेस्टोरेंट में वो सिरप नहीं होता। इस कारण चार्ली रेमंड को समझाता है कि देखो मैं तुम्हें वो कहीं दूसरी जगह पिलवा दूंगा, लेकिन चार्ली के काफी समझाने के बाद भी वो समझने को तैयार नहीं होता, उसको कैसे भी करके वो सिरप चाहिए। तो ये देखकर चार्ली को गुस्सा भी आता है कि अरे कैसे आदमी हो तुम, जब अभी नहीं है तो नहीं है, बाद में दूंगा तुम्हें। और गुस्से में क्या होता है ना कि चार्ली गलती से रेमंड का पीछे से गला पकड़ लेता है। उसके बाद तो रेमंड ये बात अपनी डायरी में लिखने लगता है कि आज चार्ली ने मेरा गला पकड़ा था। रेमंड की आदत है कि वो सारी चीजें अपनी डायरी में लिखता है जो भी उसके साथ होती है। दूसरी तरफ दोस्तों चार्ली को डॉक्टर ब्रेनर का कॉल आता है, और कॉल पर ब्रेनर उसे कहते हैं कि तुम रेमंड को वापस लेकर आ जाओ चुपचाप, क्योंकि बाहर की दुनिया उसके लिए ठीक नहीं है। चार्ली कहता है अगर आप मुझे $1.5 मिलियन दे दोगे तो मैं रेमंड को आपके पास लेकर आ जाऊंगा, लेकिन ब्रेनर को उसकी शर्त मंजूर नहीं होती, इसलिए वो चार्ली को $1 भी देने से मना कर देता है। जिसके बाद चार्ली कहता है ठीक है, अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो आप मेरे भाई को मुझसे अलग नहीं कर सकते, और वैसे भी मैं अपने भाई का अच्छे से ध्यान रख सकता हूँ, मेरा भाई है वो। इतना कहने के बाद चार्ली कॉल काट देता है। और अब खाना खाने के बाद रेमंड को टूथपिक्स चाहिए होता है, और जैसे ही वेटर रेमंड के लिए टूथपिक्स का बॉक्स लेके आता है तो गलती से वेटर के हाथों से सब नीचे गिर जाते हैं, जिसपे रेमंड तो उन गिरे हुए टूथपिक्स को देखकर वेटर से कहता है ये पूरे 246 है ना। पर वेटर चार्ली और रेमंड से कहती है इस बॉक्स में तो पूरे 250 होते हैं। अब ये सुनकर चार्ली को लगता है कि जरूर रेमंड ने अंदाजे से 246 कहा होगा, इसलिए चार्ली इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। मगर जब चार्ली वहाँ से जा रहा होता है उसी समय वेटर चार्ली से कहती है कि सॉरी वो मुझसे गलती हो गई, बॉक्स में अभी भी 4 टूथपिक्स बचे हुए हैं, यानी कि टोटल वो 250 ही थे, यानी जो आपके पास आया था उसमें 246 ही थे और 4 ये थे, तो टोटल 250 हो जाते हैं। इसका मतलब रेमंड ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था। तो तब थोड़े टाइम के बाद दोस्तों चार्ली और रेमंड एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, जहां एयरपोर्ट पर चार्ली लेनी से कॉल पर बात कर रहा होता है, और लेनी कॉल पर चार्ली को बताता है कि कस्टमर्स बार बार अपने पैसे मांग रहे हैं, जल्दी वापस आ जाओ। तो चार्ली कहता है कि देखो यार अभी तक मुझे पैसे नहीं मिले, पर तुम चिंता मत करो मैं आ जाऊंगा जल्दी। इसके बाद दोनों प्लेन की तरफ जाने लग जाते हैं, पर तभी रेमंड प्लेन में दोस्तों चढ़ने से मना कर देता है। वो कहता है कि तुम जिस कंपनी के प्लेन में मुझको ले जाने वाले हो उस कंपनी के प्लेन तो काफी बार क्रैश हो चुके हैं, और उस प्लेन में चढ़ना मुझे खतरा लगता है। जिसके बाद वो रेमंड को अमेरिकन एयरप्लेन से चलने के लिए कह देता है, पर रेमंड उस प्लेन में भी चढ़ने से मना कर देता है, क्योंकि उस कंपनी के प्लेन का भी कुछ साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, और बाकी कंपनियों के फ्लाइट्स का कभी न कभी एक्सीडेंट तो हुआ ही था। इसीलिए रेमंड किसी भी फ्लाइट में चढ़ने से मना कर देता है कि मैं जाऊंगा ही नहीं फ्लाइट में। अब वहाँ रेमंड को ऐसा करते हुए देखकर चार्ली मन ही मन तो बड़ा गुस्सा होता है कि इसका मुंह तोड़ दूं, मैं अभी मन कर रहा, पर पैसे के खातिर चुप रहना पड़ रहा है, और चार्ली वैसे भी जल्दी जल्दी लॉस एंजलिस पहुंचना चाहता है। तभी दोस्तों चार्ली रेमंड के सामने क्वांटास कंपनी की फ्लाइट का नाम लेता है, जिसपे रेमंड उसे कहता है क्वांटास कंपनी की फ्लाइट कभी क्रैश नहीं हुई है। मगर ये जानने के बाद भी चार्ली उस कंपनी की फ्लाइट से नहीं जा सकता था, क्योंकि क्वांटास की फ्लाइट लॉस एंजलिस जाती नहीं है। यानी कि दोस्तों एक तरफ से चार्ली ने रेमंड
रेमंड को अपने साथ लाकर खुद ही के पैरों में कुल्हाड़ी मार रखी है। लेकिन चार्ली चाहकर भी रेमंड के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता ना, तो चार्ली फैसला करता है कि वो फ्लाइट के बदले गाड़ी से जाएगा। और जहाँ पर चार्ली को फ्लाइट से 3 घंटे लगने वाले थे, वहीं अब उनको गाड़ी से 3 दिन का टाइम लगने वाला है। और जब रात के समय चार्ली और रेमंड कार से जा रहे होते हैं ना, उसी समय दोस्तों रास्ते में किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से रोड पे क्या होना था, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है। अब उस एक्सीडेंट को देखकर रेमंड पता नहीं लेकिन डर बहुत ज्यादा जाता है और फिर वो गाड़ी से नीचे उतर आता है। असल में अब उसको इस बात का डर हो गया है कि कहीं मेरा भी एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए रेमंड कार में बैठने से मना कर देता है कि भाई मैं तो जाऊंगा ही नहीं। फिर चार्ली रेमंड को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर रेमंड कहाँ उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं होता। वो चार्ली से कहता है कि देखो जब तक हाईवे आ नहीं जाता तब तक मैं कार में नहीं बैठूंगा। फिर दोस्तों रेमंड हाईवे की तरफ चलकर जाने लग जाता है और दूसरी तरफ चार्ली भी कार में बैठ धीरे धीरे रेमंड के पीछे पीछे आ जाता है। आखिर में वो हाईवे पर आ जाते हैं और तब जाकर रेमंड चार्ली की कार में जाकर बैठ जाता है। फिर वो थोड़ा सा आगे जाते हैं, लेकिन रेमंड बार बार चार्ली से कहता है कि देख भाई 11 बजे मेरे सोने का टाइम होने वाला है और मुझे सोना है। लेकिन वहीं चार्ली को तो अपने बिजनेस की काफी चिंता सता रही थी और साथ ही चार्ली को सभी कार्ड्स को ऑफिसर्स के हाथों से छुड़वाना भी तो था और इसके लिए चार्ली का सही समय पर लॉस एंजलिस पहुंचना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। दोस्तों रात में ये दोनों लॉज में जाकर रुक जाते हैं। तो अगली सुबह जब चार्ली और रेमंड लॉस एंजलिस निकलने वाले होते हैं, तभी एकदम से काफी जोरों की बारिश हो जाती है, जो देखकर चार्ली बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। दोस्तों अब वो चाहकर भी ऐसे खराब मौसम में बाहर तो जा नहीं सकते और इस सब का जिम्मेदार चार्ली रेमंड को बताता है, क्योंकि रेमंड की वजह से ही लेट हुई है। फिर चार्ली को काफी कस्टमर्स के कॉल आते हैं। साथ ही लेनी भी चार्ली से कहता है कि भाई आखिर तुम कब तक आओगे और मुझे अकेले सभी कस्टमर्स को संभालना पड़ रहा है, जल्दी आओ। तो चार्ली भी कहता है कि भाई मैं आ रहा हूँ, बस तब तक तुम हैंडल करो कस्टमर्स को। थोड़े ही टाइम के बाद रेमंड का डिनर टाइम हो जाता है और रेमंड को खाने में फिश और ऑरेंज कोल्ड ड्रिंक चाहिए होता है, इसलिए चार्ली जाता है जल्दी से दुकान में और रेमंड के लिए सारी चीजें लेके आ जाता है। फिर चार्ली अपने लॉयर से रेमंड की कस्टडी की बातें करता है और उसे कहता है कि जब तक पैसे नहीं मिल जाएंगे तब तक इसको मैं अपने साथ ही रखूंगा। और यही करने में दोस्तों पूरा दिन गुजर जाता है। अब अगली सुबह की बात है, चार्ली रेमंड को अपने साथ लेकर जाने लगता है, जहाँ रास्ते में वो रेमंड से पूछता है कि तुमने कभी ये कार चलाई है? तो रेमंड उसे कहता है कि हाँ, मैं हर सैटरडे को अपने डैड के साथ ये कार चलाता था। जिसके बाद अचानक से रेमंड को याद आता है कि उसने अंडरवियर पहना ही नहीं है और फिर वो जल्दी से चार्ली को ये बातें बताता है कि मैंने ये नहीं पहना। तो चार्ली कहता है कि अरे टेंशन क्यों लेता है, मेरे पास काफी सारे अंडरवियर हैं, तुम उनमें से पहन लेना कोई भी। लेकिन रेमंड सिर्फ दोस्तों के मार्ट कंपनी का बॉक्सर शॉर्ट्स अंडरवियर पहनता था, इसीलिए रेमंड को सिर्फ उसी कंपनी का अंडरवियर चाहिए, वरना वो नहीं पहनेगा। चार्ली का दिमाग फिर से खराब हो जाता है कि ये मुसीबत कैसे लग गई मेरे पीछे यार, और वो गुस्से में रेमंड से कहता है कि अंडरवियर होता है, कोई सा भी पहन लो ना, क्या दिक्कत है। मगर रेमंड कभी भी दोस्तों अपनी चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। वो बार बार चार्ली से के मार्ट कंपनी के बॉक्सर शॉर्ट्स अंडरवियर के लिए जिद करने लग जाता है। तो आखिर में चार्ली को हार मानकर वो दिलाना ही पड़ता है उसको। फिर अब रास्ते में चार्ली एक टेलीफोन के पास जाकर किसी से बात करता है, पर तभी इसी बीच रेमंड गाड़ी से निकलकर रोड की तरफ जाने लगता है। तो रोड क्रॉस करते समय दोस्तों उसकी नजर सिग्नल की तरफ जाती है, जिसपे स्टॉप लिखा होता है। वो देखकर रेमंड भी रोड के बीचों बीच रुक जाता है और फिर क्या होना था दोस्तों, ट्रैफिक जाम लग जाता है। साथ ही काफी सारे लोग रेमंड पर चिल्लाने भी लग जाते हैं, लेकिन फिर इतने में चार्ली को आकर रेमंड को हटाना पड़ता है। आगे चार्ली रेमंड को डॉक्टर के पास लेके जाता है, क्योंकि चार्ली को अब ये लग रहा है कि जरूर इसमें कोई ना कोई बीमारी है। जहाँ डॉक्टर चार्ली से पूछते हैं कि आखिर रेमंड कैसी हरकतें करता है, तो चार्ली डॉक्टर को रेमंड के बारे में A to Z सब बताता है। ये भी कहता है कि ये बहुत ही जल्दी कोई चीज याद कर लेता है, इसमें पता नहीं कौन सी पावर है। ये जानने के बाद डॉक्टर रेमंड से कुछ मैथ्स के सवाल पूछते हैं, जिसका आंसर रेमंड बहुत ही बढ़िया देता है, वो भी एक झटके में। डॉक्टर के काफी मुश्किल सवालों का जवाब भी रेमंड बड़ी आसानी से दे रहा था दोस्तों, जिसे देखकर चार्ली बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि रेमंड की सिर्फ याददाश्त ही तेज नहीं थी, बल्कि रेमंड के पास हर क्वेश्चन का आंसर होता है। और एक तरह से बोला जाए तो रेमंड चलता फिरता जीपीटी है, चैट जीपीटी। जिसके बाद चार्ली लेनी से कॉल पे बात कर रहा होता है और कॉल पर लेनी उसे कहता है कि कस्टम ऑफिसर्स हमारी चारों कार से कार्ब्यूरेटर्स निकालकर उसकी जगह फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगाना चाहते हैं। असल में दोस्तों फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगाने से गाड़ी कम पेट्रोल खाती है, जिससे पोल्यूशन भी कम होता है, और ये फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगाने में लगभग $80,000 का खर्चा आने वाला है। पर अभी चार्ली के पास इतने सारे पैसे तो होते नहीं, और तभी रेमंड चार्ली से कहने लगता है कि मेरे टीवी देखने का टाइम हो गया, चलो। तो चार्ली भी जल्दी से रेमंड को लेकर टीवी शॉप ढूंढने लग जाता है, जहाँ जाकर रेमंड फिर टीवी देख सके। मगर कोई टीवी शॉप न मिलने पर आखिर में चार्ली रेमंड को एक अननोन लेडी के घर पर लेके चला जाता है। वहाँ चार्ली उस लेडी से झूठ कहता है कि हम AC नेल्सन कंपनी से आए हैं और हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लकी कैंडिडेट में आप सिलेक्ट हुई हो। और ये झूठ चार्ली दोस्तों रेमंड को टीवी दिखाने के लिए बोल रहा था, पर वो लेडी चार्ली को भी इंटरव्यू देने से मना कर देती कि नहीं। दूसरी तरफ रेमंड का टीवी देखने का मन बहुत ज्यादा होता है
है, उसकी तलब कुछ ज्यादा ही होती है और इसी वजह से रेमंड काफी अजीब हरकतें करता है। और जब बात नहीं बनती तो चार्ली उस औरत को रेमंड की प्रॉब्लम के बारे में सब बता देता है, जिस पर वो लेडी रेमंड को अपने घर में टीवी देखने की इजाजत दे देती है। और क्या चाहिए था। और उस लेडी के घर पर दोस्तों रेमंड आराम से बैठकर फिर टीवी देखता है। थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि चार्ली रेमंड को लेकर अपने सफर पे निकल जाता है। तो रात के समय चार्ली और रेमंड हर बार की तरह वापस से एक लॉज में जाके रुक जाते हैं। वहाँ चार्ली देखता है कि रेमंड बार बार अपने मन में कुछ बोल रहा है और वो बोल रहा होता है, आखिर फर्स्ट बेस पर कौन है, फर्स्ट बेस पर कौन है। हाँ दोस्तों, ये एक बेसबॉल का जोक होता है, पर रेमंड में कोई इमोशन न होने के कारण उसे ये जोक समझ नहीं आता। इसीलिए रेमंड बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा होता है कि आखिर फर्स्ट बेस पर कौन है। और ये जोक रेमंड ने काफी समय पहले टीवी पे सुना था। तब चार्ली और रेमंड कमरे में बैठे होते हैं, जहाँ रेमंड बताता है कि तुम मुझे बचपन में रेन मैन कहकर बुलाते थे ना, और मेरे पास तुम्हारी एक फोटो भी है। सुनकर चार्ली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही रेमंड चार्ली को वो फोटो भी दिखाता है जिसमें रेमंड की गोद में चार्ली बैठा हुआ है। लेकिन चार्ली को अपने बचपन की कोई बात याद ही नहीं है, क्योंकि चार्ली उस समय सिर्फ 2 साल का था। मगर चार्ली को एक बात बहुत ही अच्छे से याद है कि जब भी चार्ली को बचपन में डर लगता था तो उसे बचाने के लिए रेन मैन आता था। यहाँ तक कि रेन मैन चार्ली के लिए गाना भी गाया करता था। फिर दोस्तों आगे रेमंड चार्ली के लिए वही गाना गाता है जो रेन मैन गाया करता था, जिसको सुनकर चार्ली समझ जाता है कि वो रेन मैन कोई और नहीं बल्कि रेमंड है। इसी बीच चार्ली बाथरूम का नल ऑन कर देता है और उसी समय नल से गर्म पानी आने लगता है। गर्म पानी को देखते रेमंड जोरों से चिल्लाते हुए कहता है कि बचाओ, मेरे बेबी को बचाओ, गर्म पानी से मेरा बेबी जल जाएगा। तो चार्ली जल्दी से उस नल को बंद कर देता है। असल में दोस्तों रेमंड बेबी ना इस चार्ली को ही कह रहा है, क्योंकि उसे तो बचपन की यादें है ना कुछ, और रेमंड को डर है कि कहीं गर्म पानी से चार्ली जल ना जाए। वो चार्ली को बेबी कहता था। इसी वजह से रेमंड डर के मारे चिल्लाने लग जाता है। अब चार्ली ये सब देखकर अंदर से बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है, क्योंकि वो तो पैसों के लालच में अपने भाई को ही भूल गया था, जबकि रेमंड के अंदर इमोशन ना होते हुए भी चार्ली की परवाह है उसमें। अब चार्ली अपने भाई रेमंड को बेड पे सुला देता है और पूरी रात अपने भाई के बारे में ही सोच रहा होता है। इसी बीच दोस्तों वो सुसाना से भी कॉल पे माफी मांगता है, क्योंकि उसने सुसाना का भी दिल दुखाया था। तो अब अगले दिन चार्ली रेमंड के साथ खुशी खुशी लॉस एंजलिस जाने लगता है। और अब चार्ली को पैसों की कोई परवाह नहीं होती। रास्ते में वो रेमंड के लिए रेडियो खरीदता है ताकि वो हमेशा उस पे गाना सुन सके। दूसरी तरफ चार्ली को सुसाना का कॉल आता है। सुसाना बताती है हमारे चारों कार्स को पुलिस ने सीज कर दिया है और अब कस्टमर्स अपने दिए हुए डाउन पेमेंट वापस मांग रहे हैं, जो कि $80,000 है। और अगर चार्ली ने उनको पैसे वापस नहीं किए तो वो लोग चार्ली के बिजनेस को बर्बाद कर देंगे। ये धमकी है। तो चार्ली अंदर से काफी ज्यादा गुस्से में होता है और इस मुसीबत से बचने के लिए चार्ली को कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन इस सब का जिम्मेदार भी चार्ली खुद ही है दोस्तों, और अगर चार्ली लालच नहीं करता तो उसके साथ ये सब कभी नहीं हो रहा होता। फिर रास्ते में जाते समय चार्ली अपने भाई के चेहरे पर सन क्रीम लगाता है, क्योंकि चार्ली नहीं चाहता कि इतनी गर्मी रेमंड के चेहरे पे पड़ जाए और वो काला हो। चार्ली मतलब इस सफर में पूरी तरह से बदल गया है और अब वो अपने भाई के पैसों के पीछे नहीं पड़ा, बल्कि उसकी कद्र के पीछे पड़ा हुआ है। जिसके बाद दोनों लॉस एंजलिस की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और इसी सफर में उनका पूरा दिन गुजर जाता है। अगली सुबह दोनों एक रेस्टोरेंट में नाश्ता करने बैठे होते हैं। तभी चार्ली को अचानक से वो बात याद आती है कि जब रेमंड ने कुछ ही सेकंड में सारे टूथपिक्स गिन लिए थे, वो वाली। साथ ही रेमंड ने डॉक्टर के भी सभी सवालों का सही जवाब दे दिया था, वो भी बड़ी आसानी से। तो चार्ली रेमंड को कार के पास लेकर जाता है। वहाँ चार्ली कार के ऊपर काफी सारे कार्ड्स रख देता है, जिसमें से कुछ कार्ड्स चार्ली जमीन पर गिराता है और बचे हुए कार्ड्स चार्ली अपने हाथ में रख लेता है। तो फिर वो रेमंड से पूछता है कि आखिर मेरे हाथ में कौन कौन से कार्ड्स हैं। रेमंड तो उसे बड़ी आसानी से उन कार्ड्स के नाम बता देता है जो कि चार्ली के हाथों में रखे हैं, वही सेम टू सेम एग्जैक्टली मैच हो जाते हैं। चार्ली तो पता नहीं बहुत ज्यादा खुश होता है दोस्तों ये देखकर, और इससे हमें पता चलता है कि जरूर चार्ली के मन में कोई घपला चल रहा है, कोई प्लान चल रहा है। तो चार्ली फिर रेमंड को अच्छे से सूट बूट पहनाकर कसिनो लेके जाता है, क्योंकि रेमंड को कार्ड्स की बहुत ही अच्छी जानकारी है और रेमंड की मदद से चार्ली कसिनो में काफी सारे पैसे जीत सकता है। ये उसका प्लान है और दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। वहाँ कसिनो में चार्ली और रेमंड मिलकर बहुत सारे पैसे जीतने लगते हैं। यहाँ तक कि कसिनो में सभी लोग चार्ली को जीतते हुए देखकर पहले तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि अचानक आया हुआ आदमी कैसे जीत गया सारे पैसे। फिर हम कसिनो के मालिक को देखते हैं, जिनकी नजर रेमंड के ऊपर होती है, क्योंकि चार्ली हर बार रेमंड से पूछकर ही दाव लगाता था। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि रेमंड कोई मामूली आदमी नहीं है, बल्कि रेमंड के पास जरूर कोई स्पेशल पावर्स हैं, जिसकी मदद से रेमंड हर बार सही कार्ड को चुन लेता है। और ऐसे ही दोस्तों दोनों मिलकर $86,000 जीत जाते हैं, जिस वजह से चार्ली रेमंड को बहुत ज्यादा थैंक यू करता है, शुक्रिया अदा करता है। और फिर चार्ली जैसे पैसे लेने जाता है ना, तभी एक लेडी रेमंड के पास आकर बैठ जाती है और फिर वो अपनी बातों से रेमंड
रेमंड को सेड्यूस करने की कोशिश में होती है। साथ ही वो रेमंड को अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहती है। लेकिन उस लेडी से बात करते समय रेमंड बार बार कहने लगता है कि मेरा देखो 11 बजे सोने का टाइम है और मैं 10 बजे तुम्हारे साथ डेट पर चला जाऊंगा, मुझे दिक्कत नहीं है। ये सुनकर वो लेडी बड़ी इरिटेट हो जाती है, जिस वजह से लेडी गुस्से में चली जाती है उठकर कि पता नहीं कौन पागल है। अब चार्ली रेमंड को कैसीनो के बड़े आलीशान रूम में लेकर आता है, जहाँ रेमंड बार बार चार्ली से ये कह रहा होता है कि मुझे उस लेडी के साथ डेट पर जाना है और इसलिए डेट पर जाने से पहले मुझे डांस सीखना है प्लीज। असल में दोस्तों वो डेट की बात रेमंड के दिमाग में घुस गई थी, जबकि उस लड़की ने तो मना कर दिया था। लेकिन रेमंड के अंदर तो भूत सवार हो गया है कि मुझे डेट पे जाना है, डेट पे जाना है। वो चार्ली से कहता है कि मुझे डेट पर जाने के लिए प्लीज डांस सिखाओ ना। तो चार्ली उसको ऐसे ही डांस सिखाने लगता है। थोड़ी टाइम के बाद सुसाना भी वहाँ पे आ जाती है। उधर सुसाना को देखकर चार्ली बहुत ज्यादा खुश होता है। वहीं पर वो चार्ली से बताती है कि तुम्हें पता है हमारा बिजनेस पूरी तरह से बंद हो गया है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद चार्ली सभी कस्टमर्स के पैसे वापस लौटा देता है। अब सुसाना चार्ली से कहती है कि देखो मुझे नहीं लगता कि रेमंड को ये जगह सूट करेगी, क्योंकि रेमंड आज से पहले कभी बाहर गया ही नहीं। पर चार्ली तो रेमंड को अपने पास ही रखना चाहता है। और उसी समय रेमंड चार्ली से आकर कहता है कि भाई मेरे डेट पे जाने का टाइम हो गया है। फिर वो दोनों उसको डेट पर ले जाने के लिए कसिनो लेकर आते हैं। और रेमंड को डेट का मतलब कसिनो ही लगता है, मतलब उसको लगता है कि डेट का मतलब है कसिनो में जाना। मगर कसिनो में आते ही कसिनो का मालिक चार्ली को अपने साथ बात करने के लिए एक रूम में लेके जाता है। वहाँ रूम में कसिनो का मालिक चार्ली से कहता है कि देखो मुझे पता है तुमने ये सारे गेम चीटिंग से जीते हैं और इसीलिए मैं तुम्हारे बारे में शहर के सभी कसिनो के मालिक को बता दिया है और आज के बाद तुम कभी भी किसी कसिनो में नहीं जा पाओगे। जिस पर चार्ली उसे कहता है कि मैंने कोई चीटिंग नहीं की और क्या आपके पास कोई सबूत है? और कोई सबूत ना होने के कारण वो लोग चार्ली का कुछ बिगाड़ भी नहीं पाते हैं। दूसरी तरफ सुसाना और रेमंड लिफ्ट से जा रहे होते हैं और तभी सुसाना रेमंड के करीब आ जाती है और यहाँ तक कि वो रेमंड को किस भी करती है। मगर रेमंड के लिए वो किस कोई मायने नहीं रखती और ये बात सुसाना भी अच्छे से जानती है, इसीलिए उसे भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद चार्ली रेमंड को अपने घर पे लेके आ जाता है। वहाँ चार्ली रेमंड के कंफर्ट के लिए पहले ही सारी चीजें रख लेता है, जिससे रेमंड को किसी भी चीज की कोई कमी महसूस ना हो। जहाँ घर पर चार्ली रेमंड के साथ मिलकर कॉमेडी शो भी देखता है और ये वही कॉमेडी शो होता है दोस्तों जिसका डायलॉग रेमंड बार बार रिपीट कर रहा था कि आखिर पहला बेस पे कौन है। उसी समय चार्ली को ब्रेनर का कॉल आता है और कॉल पर ब्रेनर चार्ली को कुछ काम से मिलने के लिए बुलाते हैं। और जब चार्ली मिलने के लिए जाता है ना, तो वहाँ ब्रेनर कहता है कि तुम्हारे डैड ने रेमंड की कस्टडी मुझे सौंपी है, इसीलिए मैं रेमंड को अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ और अगर तुम रेमंड को मेरे साथ जाने दोगे तो मैं उसके बदले तुम्हें $2.5 लाख देने को तैयार हूँ। इस पे चार्ली उसे कहता है कि बचपन में ही मेरी मॉम गुजर गई थी और यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा बड़ा भाई भी है। पर दोस्तों अब जब चार्ली को उसका बड़ा भाई मिल गया है ना, तो वो अपने भाई को खुद से दूर नहीं करना चाहता, इसीलिए चार्ली ब्रेनर की शर्त मानने से इनकार कर देता है। तो अगली सुबह रेमंड किचन में कुछ खाना बनाने जाता है, पर खाना बनाते समय रेमंड गलती से ओवन का ढक्कन खुला छोड़ देता है, जिस वजह से किचन में हर जगह धुआं धुआं। साथ ही धुआं होने के कारण अलार्म भी बज जाता है जोरों से और वो अलार्म की आवाज सुनकर रेमंड बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि क्या हो गया। लेकिन इतने में अलार्म की आवाज सुनकर चार्ली भागते हुए किचन में आ जाता है और वहाँ चार्ली जल्दी से फिर उस अलार्म को बंद करता है। अब अलार्म बंद होते ही रेमंड पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल। फिर चार्ली रेमंड को रेस्टोरेंट में पैनकेक और वो सिरप पिलाने के लिए लेके जाता है। वहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी बातें भी करते हैं। जिसके बाद दोस्तों अगली सुबह की बात है, ये दोनों ब्रेनर के लॉयर से मिलने जाते हैं और लॉयर के पास चार्ली और रेमंड को ब्रेनर नहीं बुलाया था, क्योंकि ब्रेनर रेमंड को अपने पास रखना चाहता है इसीलिए। अब वहाँ लॉयर चार्ली से कहता है कि देखो तुम्हें रेमंड को ब्रेनर के साथ जाने देना चाहिए, क्योंकि बाहरी दुनिया रेमंड के लिए सुरक्षित नहीं है। पर चार्ली लॉयर से कहता है कि मैं अपने भाई का ध्यान बहुत ही अच्छे से रख सकता हूँ, समझे, और मुझे अपने भाई से कोई अलग नहीं कर सकता। तो वो लॉयर रेमंड से पूछते हैं कि क्या तुम चार्ली के साथ रहना चाहते हो। उधर रेमंड लॉयर से हाँ कहता है, तो चार्ली को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। लेकिन लॉयर वापस से रेमंड से पूछते हैं क्या तुम ब्रेनर के साथ रहना चाहते हो, तो तब भी वो हाँ कहता है। और इससे लॉयर सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि रेमंड चार्ली और ब्रेनर में कोई अंतर नहीं देख रहा है और रेमंड का चार्ली के साथ रहना खतरों से खाली नहीं है। वैसे भी चार्ली हर समय रेमंड का ख्याल नहीं रख सकता, इसलिए रेमंड को ब्रेनर के साथ भेजने में ही उसकी भलाई है, ये यहाँ पे डिसाइड होता है। तो आगे लॉयर रेमंड से और भी काफी ज्यादा सवाल पूछने लगते हैं, जिसको सुनकर रेमंड और परेशान। फिर रेमंड को परेशान देखकर चार्ली लॉयर को सवाल पूछने से रोक देता है और कहता है कि देखो अब मेरे भाई से कोई सवाल नहीं होगा। साथ ही दोस्तों चार्ली को रेमंड के साथ बिताए हुए सभी पल याद आने लगते हैं और चार्ली समझ जाता है कि रेमंड सिर्फ ब्रेनर के साथ ही सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि चार्ली के साथ लॉस एंजलिस आते समय भी रेमंड के ऊपर काफी मुसीबतें आई थी और अब चार्ली रेमंड को और भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, इसलिए चार्ली रेमंड को ब्रेनर के साथ भेजने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद अगली सुबह चार्ली अपने बड़े भाई को आखिरी बार अलविदा कहने स्टेशन पर आता है। वहाँ अपने भाई से कहता है वो कि देखो मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी और मैं हर 2 हफ्ते में तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। साथ ही दोस्तों वो उसको उसकी मनपसंद चीज भी गिफ्ट देता है, जैसे कि नई बुक्स और पेन्स। ये सीन बहुत ही इमोशनल होता है दोनों भाइयों के लिए। रेमंड भी चार्ली से कहता है
कि हम दोबारा मिलेंगे। इतना कहने के बाद वो ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। अब भले ही दोस्तों रेमंड के पास इमोशन नहीं है, पर रेमंड का चार्ली के साथ एक कनेक्शन बन गया था और अब वो रेमंड को लेकर वहां से चली जाती है ट्रेन। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी ये मूवी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।